आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। सर्दी का मौसम हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। दरअसल सर्दियों में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिसका असर दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों पर पड़ता है। इसीलिए इस मौसम में दिल के मरीजों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो कैसे इस मौसम में भी आपका दिल दुरुस्त रहे, ये बताएंगे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरिफ वहाब। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर आरिफ वहाब, जैसे आज बात करेंगे दिल के मरीजों की, खासकर सर्दियों में उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मौसम का ऐसा क्या असर होता है जो वो ज़्यादा परेशान होते हैं? देखिए, सर्दियों में ख़ास तौर पे एक जो प्रॉब्लम देखी गई है वो ये है कि नसें जो होती हैं आपकी वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। तो जब नसें सिकुड़ती हैं तो आपके खून का जो दौरान है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब उसको ओवरकम करने के लिए आपका हार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलने लगता है। अच्छा। तो इसकी वजह से जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। अब जब जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसका जो ये देखा गया है कि जब दोनों कंबाइन होते हैं तो इसकी वजह से आपका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थोड़ा सा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। और क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जिसे हम कहें वो आपके ऊपर नज़र आते हैं। अच्छा, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर तौसीफानी। जी डॉक्टर तासिफ। हेलो जी, बताएं सवाल क्या है आपका? जब मेरी थोड़ा कल से ही थोड़ा हार्ट जो दिल है थोड़ा ना धड़कने लगा। तो अब मैंने डॉक्टर के पास भी गया था तो उन्होंने कहा कि आप ठीक हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जैसे अच्छा। मैं कोई ख्वाब देखता हूँ तो अचानक खड़ा होता हूँ तो थोड़ा हार्ट बहुत धड़कने लगता है। तो अगर कोई खबर आए कि यहाँ पर आग है बाकी चीजें हैं तो मुझे ऑटोमेटिकली धड़कना लगता है। देखिए, इसको दो तरह से हम एवेलुएट कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये देख सकते हैं कि कोई खबर होती है, कोई अजीब सी खबर है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक लाजमी बात है कि हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि नहीं, बिना किसी बात के भी हार्ट रेट तेज़ हो रहा है। तो इसका तरीक़ा तो ये होता है कि आमतौर पे आप या तो जिस वक्त आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है उस वक्त आप या तो ईसीजी करा लें या आपका जो फिजिशियन है उसको दिखा लें कि वो आपको बता सकता है कि हार्ट रेट सही वजह के हिसाब से उतनी बढ़ रही है या ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा तरीक़ा ये होता है कि अगर आप ईसीजी उस वक्त नहीं करा सकते हैं तो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं होल्टर रिकॉर्डिंग। वो 24 आवर ईसीजी रिकॉर्ड करता है, तो वो आप लगवा लें तो वो 24 घंटे में रिकॉर्ड कर लेगा। आपको सिर्फ ये नोट करना होता है कि किस टाइम मेरा हार्ट बीट बढ़ा है। फाइनल एनालिसिस जब होती है तो उसको कोरिलेट कर लिया जाता है कि जिस वक्त आपको घबराहट हुई उस वक्त उतना हार्ट बीट बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी, और इसको कोरिलेट करके फिर उसके हिसाब से इलाज होता है। जी, जैसे आप बता रहे थे कि सर्दियों में दिल के मरीजों को ज़्यादा परेशानी क्यों होती है, तो ये कहा जा सकता है कि सर्दियों में दिल पर ज़्यादा जोर होता है काम करने का, वर्कलोड उस पर बढ़ जाता है। शायद इसी वजह से जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है इन चीज़ों को लेकर के, और शायद यही वजह है कि सर्दियों में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो दिल का दौरा पड़ता है वो सर्दियों में ही पड़ता है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, ये चीज़ ज़रूर देखी गई है कि जो हार्ट अटैक्स होते हैं या हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वो उतना ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ठंड में सबसे ज़्यादा एपिसोड होते हैं, और इसकी मेन वजह यही रहती है कि एक तो आपकी नसें थोड़ी सिकुड़ती हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि हार्ट आपका तेज़ चलने लगता है, तीसरा ये भी देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी ऑल्टर हो जाते हैं। आपका जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है सर्दी के टाइम में। और चौथी चीज़ ये है क्योंकि खून की नसें जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं तो उसके अंदर से कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपके हार्मफुल होते हैं, वो ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो ये सब मिल के खून को थोड़ा गाढ़ा भी कर देते हैं। जैसे खून गाढ़ा होता है तो उसको क्लॉट बनने के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं, और जब क्लॉट बनता है तो जिसे हम कहते हैं एक हार्ट अटैक होता है।
तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ जी डॉक्टर, मुझे मैदे में प्रॉब्लम रहती है जी, बहुत ज्यादा। एक बार अपना सवाल आप दोहरा सकती हैं? हाँ जी, मुझे स्टोमक है, इसमें प्रॉब्लम रहती है और कभी सर में भी दर्द हो जाता है, उल्टी फील होती है, स्टोमक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है हमेशा। जी, देखिए, ये तो सवाल मैदे का है। इस वक्त बिल्कुल। हम लोग हार्ट हम से हार्ट की रिलेटेड, बात कर जी रहे जी, हैं। हम हार्ट की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो शायद जब इस फोरम पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बिल्कुल, आएंगे ज़रूर हम इस मौजू पे फिर किसी रोज़ ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, इसमें कहा जाता है विटामिन डी का भी क्या कुछ रोल रहता है? कितना ज़रूरी जी है हार्ट पेशेंट्स जी, के लिए विटामिन डी? देखिए, सारे वाइटामिन्स इम्पॉर्टेंट हैं। आपके बॉडी में एक नॉर्मल लेवल वाइटामिन्स के होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अब ऑफिस में काम करने लगे, ज़्यादातर अब लोग धूप में निकलना कम हो गया है, और वाइटामिन्स के जो सोर्सेज थे वो भी हम थोड़ा इंटेक कम हो गया। तो वाइटामिन डी आम तौर पे देखा गया है कि ख़ास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या ऑफिस वर्कर्स में वाइटामिन डी काफ़ी कम रहता है। जी, और विटामिन डी को अभी हाल फिलहाल के गुज़िश्ता कुछ सालों में ये देखा गया है कि विटामिन डी का इफ़ेक्ट जो है नसों पे और हार्ट पे एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। अच्छा। तो जैसे जैसे विटामिन डी कम है, कुछ लोगों ने यह कहा है कि जैसे जैसे विटामिन डी कम होता जाता है वैसे वैसे हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या बेहतर सोर्स है? आजकल बहुत सारे लोग इसे लेकर मेडिसिन भी लेते हैं विटामिन डी की। देखिए, डेफिनेटली वैसे तो नेचुरल चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप सही से खा सकते हैं तो नेचुरल सोर्सेज से उसको रिप्लेनिश करिए, थोड़ा बाहर धूप में निकलिए। धूप भी आपके विटामिन डी आपकी बॉडी में अपना नेचुरली बनाती है। तो लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इससे कंपनसेशन नहीं हो सकता है, तो फिर आपको विटामिन डी अलग से लेना पड़ेगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? हाँ जनाब, मैं इकबाल बोल रहा हूँ इंदौर से। जी, हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये था, मैं चाहता हूँ कि ये दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ ग़िज़ाएं वगैरह बताएं कि क्या चीज़ खाएं जिसकी वजह से अपने को जो हार्ट भी जो अपना स्वस्थ रहे हाँ, और कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम्स भी ना आए। फिलहाल अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे क्या है कि मेरी एज जो है वो 66 ईयर्स की है, जी, तो आपसे बेहतर रहनुमाई चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। जी, देखिए, सब बेस्ट चीज़ यही होती है कि नॉर्मल जो दो चीज़ें होती हैं, एक ये है कि आप एक अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट किसे कहते हैं? तो खाने के बारे में दो डाइट्स को बहुत अच्छा कहा गया है। एक होती है जिसे कहते हैं डैश डाइट और दूसरे कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। तो बेसिक इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई खाना खा रहे हैं तो उसमें फ्रूट्स ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स ज़्यादा होनी चाहिए, रोस्टेड और ग्रिल्ड फूड ज़्यादा होने चाहिए, फ़िश वगैरह ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप नट्स लेते हैं तो नट्स में ये कहा गया है कि आप आलमंड्स लें या अखरोट लें या फिर हेज़ल नट्स होते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं आपके। ऑयल्स में है कि अगर आप जो ऑयल्स जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट होते हैं वो वाले ऑयल्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑयल को बार बार ना इस्तेमाल करें। अगर जैसे ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें एक जैसे ज़्यादा गर्म हो गया ऑयल तो उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। और जो ऑयल्स को भी रिपीटेडली चेंज करते रहें, जो सनफ्लावर, सैफफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो इसको 3-3 महीने पे, 4-4 महीने पे आप इसको चेंज करके यूज़ करते रहें। जी, और इसके अलावा मेरे ख्याल में एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज के मुतालिक ये है कि एक हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट आपको एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, या फिर अगर आप विगरस एक्टिविटी कहते हैं तो उसे 75 मिनट। तो एक हफ्ते में पूरा ऐड कर लेना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कर लेना है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं दिन में, और एक्टिविटी जैसे आपने एक दिन में 10-10 मिनट कर लिया तो ये भी ऐड हो सकती हैं। तो जैसे एक दिन में आपने 10-10 मिनट कर लिया तो 30 मिनट हो गई, और एक हफ्ते में कर लिया अगर 5 दिन भी कर लिया तो आपके 150 मिनट हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप काम कर रहे हैं अपना खुद से काम करने की कोशिश करें, तो उसमें भी एक आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ मेंटेन रहती हैं, फिज़िकली एक्टिव रहते हैं आप।
थोड़ा बहुत वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज में वॉकिंग बहुत अच्छी है, साइकिलिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। जी, इस दौरान कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं सर पूछना चाहता था कि जी, ये ब्लड प्रेशर अक्सर रहता है। बीपी आपका हाई रहता है? हाँ सर। अच्छा, देखिए, बीपी अगर आपका हाई रहता है तो वो डिपेंड करता है कि कितना हाई रहता है। अगर आप बॉर्डर लाइन हैं तो ठीक है, उसमें आप कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाए और नॉर्मल पे पहुंच जाएगा। और उसमें इंक्लूड होता है कि आप थोड़ा नमक खाएं, जैसे 5 ग्राम से कम नमक लेना होता है। फिर फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, एक्सरसाइज करें आप। तो इससे तकरीबन ये मानी हुई बात होती है कि तकरीबन एक एवरेज ले लें तो 8 से 10 मिलीमीटर मरकरी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं, अगर ये 150 के आसपास है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर 150 के ऊपर जा रहा है तो आप फिर ये मेजर्स भी लेंगे तब भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा और आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आपके पास जो भी फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट है उसको दिखाएं, कई बार ब्लड प्रेशर मेजर करें और उनकी एडवाइस पे चलें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो हेलो लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो जी, बताएं। हेलो जी, बताएं। हाँ, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। मेरा वेट 80 प्लस हो गया है। मुझे कभी हार्ट की धड़कन हो जाती है थोड़ी। आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, कौन सी डाइट लूँ, क्या करूँ? जी, डाइट, देखिए वेट आपका बढ़ा है तो आपको ये देखना होगा क्यों बढ़ा है ना। कितनी बार किसी पैथोलॉजिकल रीज़न की वजह से होता है, कितनी बार ये होता है कि आपने एक्टिविटी कम कर दी है, कितनी बार ये होता है कि आप एक्टिव हैं लेकिन आप खा ज़्यादा रहे। तो ये डिपेंड करेगा कि रीज़न क्या है। जो भी रीज़न है उसको पहली चीज़ है कि आप कम करें, उससे आपका वेट कंट्रोल होगा और उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट लें। मान लीजिए कि कितनी बार ये होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से आपका वेट गेन हो जाता है तो आप थायराइड का ट्रीटमेंट लेंगे, आपका वेट ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये है कि आपकी एक्टिविटीज़ कम है तो अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए। और अगर आप डाइट की वजह से आप ज़्यादा फैटी फूड ले रहे हैं या फ्राइड फूड ले रहे हैं तो उससे भी वेट बढ़ेगा, तो आप उसको कर्टेल करिए, आपका वेट कम होगा और इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ बशीर साहब। जी, बताएं। हाँ जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम बशीर है जी जी। मेरा सवाल है जी, ये मेरा जो हार्ट, तो ये मेरा हार्ट बीच में कभी न कभी इसमें ये हो जाती है तेज, बीच में किसी टाइम जैसा करंट जैसा लग जाता है, फिर रुक जाता है। अच्छा जी नहीं, वो कितनी, अच्छा जी, देखिए, हो जाता है। हाँ, हार्ट बीट अगर आपकी फौरन ऐसा होता है कि तेज हो गई और फिर अचानक से ठीक हो गई तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है हार्ट में। अब देखिए, उसका अभी अब इससे पहले जो कॉलर थे उनको एक सॉल्यूशन बताया था, इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से रहेगा कि अगर ऐसा हो सकता है कि आप ईसीजी करा सकें तो उस टाइम का ईसीजी करा के अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, नहीं तो आप होल्टर जो एक स्टडी होती है उसको कराइए, उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है और जो रीज़न होता है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। जी, अगर हम हार्ट की बात ना करें, सभी बीमारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आप खाते क्या हैं और सोते किस वक्त हैं, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अहम है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं। हेलो, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, बताएं सवाल क्या है आपका? मेरा ये सवाल है सर कि मेरी जो मिसेज है ना सर, वो काफी दुबली पतली है। अच्छा, उसके लिए क्या करें सर, कौन सा डाइट उसको दें? देखिए, आज वैसे तो हम हार्ट की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपका इनके लिए कोई सजेशन हो। देखिए, ये कोई रीज़न नहीं है कि कोई दुबला पतला है तो उसको मोटा करना है और मोटा है तो उसको पतला करना है। हर आदमी का एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे बॉडी की बनावट होती है ना, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली में लोग कैसे थे। अगर उनका भी पेरेंट्स भी उसी तरह के थे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई
बहुत खिला पिला के आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। तो आप इस पे भी जाइए कि फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा था। और दूसरी बात है कि हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल डाइट नहीं ले रही हैं या कोई चीज़ में कमी आ रही है तो उसको आप पूरा करिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप कोई पतला आपको नज़र आ रहा है तो आपको लगता है कि उसको हम मोटा करेंगे तो फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो एक नॉर्मल आदमी है उसको नॉर्मल ही रहने दें, वो बेस्ट चीज़ है उसके लिए। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, बताएं क्या सवाल है आपका? इस वजह से हम मैं शुगर और ब्लड प्रेशर से पीड़ित हूँ और दवा खाता हूँ। दवा में हमारा खून पतला करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, शुगर की दवा और हार्ट बीटिंग कंट्रोल करने की दवा है। अच्छा। अभी इधर मुझे पाइल्स ब्लीडिंग होने लगी, जिसकी वजह का डॉक्टर ने हमारी सारी दवा बंद करवा दी सिवाय शुगर और ब्लड प्रेशर के। अच्छा। तो मैं अब तो पाइल्स की ब्लीडिंग रुक गई है, लेकिन अब मैं क्या करूं? दवा मैं शुरू करूं कोलेस्ट्रॉल की और खून पतला करने की, यही मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको खून पतला करने की दवा की कितनी ज़रूरत है ना। आमतौर पे एक रिस्क कैलकुलेटर होता है, तो उस रिस्क कैलकुलेटर से आप अपना रिस्क एवेल्युएट करवाइए। उसमें अगर ज़्यादा रिस्क आ रहा होगा तो फिर आपके खून पतला करने की दवा शुरू होगी, अगर रिस्क कम रहेगा तो दवा नहीं शुरू होगी। दूसरी चीज़, जब आप कह रहे हैं कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है और उसमें खून आ रहा है, तो दूसरा आदमी जो होगा वो सर्जन होगा, जो आपको बताएगा कि खून पतला करने की दवा चल सकती है कि नहीं चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिस्क हैं। बिल्कुल। आपको ब्लीडिंग का रिस्क है और दूसरी तरफ हार्ट का रिस्क है, तो दोनों को देखना होगा कि किसमें रिस्क ज़्यादा है। जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसके हिसाब से इलाज आपको लेना होगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ मैम। जी। मेरे डर का घबराहट से नींद की दवा की आदत पड़ी है। तो नींद की दवा की आदत से छुटकारा होने के लिए रास्ता ढूंढता हूँ। अच्छा। तो नींद की दवा ने तो नींद नहीं आती है। हमदर्द की दवा भी इस्तेमाल किया हूँ मैं। अब अंग्रेजी दवा क्विटिफिन 50 घर को डॉक्टर ने शिकायत किया है। अच्छा। देखिए, ये सवाल तो शायद मेरे इससे रिलेटेड नहीं है। बेस्ट आदमी तो यही है कि आपका जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट है वो एक डी एडिक्शन के लिए आपको एक प्रोटोकॉल बताएंगे और उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं आपको थोड़ा सा दवा का जो है बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो गई है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। वो एक जो भी तरीका बताएंगे उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करेंगे और आपको दवा की जो बॉडी हैबिचुअल हो गई है वो उससे बाहर आ जाएंगे। आप कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जी, कुछ और कॉलर्स इस दौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, इसके लिए पूछना था क्यों हाई रहता है? जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल यह है कि मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। मेरा वेट भी 90 से अबव है थोड़ा, और जी मेरा 193 रहता है ऊपर का, नीचे का 123। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बराबर ऐसा ही रहता है। अच्छा। और मैं डायबिटीज की भी पेशेंट हूँ और मेरा हार्ट का वो भी हो चुका है एंजियोप्लास्टी 3 बार मतलब 3 जगह हो चुका है, 3 नसों में। अच्छा। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए, आप बता सकते हैं मेहरबानी करके, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस सिलसिले में कि मेरा बीपी रोज मैं सोचती हूँ शायद आज कम आए। डॉक्टर 3 बार उसको वो लेते हैं, तो मैं क्या करूँ? आप ठीक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप जितना ब्लड प्रेशर बता रही हो तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको आप कंट्रोल करिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप जो ब्लड प्रेशर मेजर कर रही हैं वो सही तरीके से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और सही टाइम पे कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। क्योंकि आमतौर पे जो कितनी बार ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं जो बहुत घबराए हुए होते हैं और उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा होता है, और जब वो घबराहट उनकी ख़त्म हो जाती है तो बीपी ठीक हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आप इस चीज़ को कंफर्म करें कि सही मायने में आपका ब्लड प्रेशर उतना रहता है कि नहीं रहता है। और अगर आपको ये मुमकिन नहीं है कि आप उस टाइम में अपने आप को नॉर्मल कर सकें और ब्लड प्रेशर मेजर कर सकें, तो फिर एक 24 आवर बीपी की रिकॉर्डिंग होती है जिसे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग कहते हैं।
वो आप करवाइए। वो 24 आवर्स में आपका पता चल जाएगा कि सही मायने में ब्लड प्रेशर कितना रहता है, और उसके हिसाब से फिर अपना ट्रीटमेंट लीजिए। तो उम्मीद है कि आप ठीक रहेंगे उससे। जी, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आप सही टाइम पर बीपी नापती हैं या नहीं नापती हैं, तो इसका क्या सही टाइम क्या होता है? क्योंकि जैसे डायबिटीज़ की बात करें तो वो हम सुबह नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद चेक करते हैं, तो इसमें क्या सही टाइम होता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं तो वो आप को कोई घबराहट नहीं हो रही हो, आप नॉर्मल हो। तो उसके लिए ये कहा गया है कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5 मिनट आपको रेस्ट करना है। जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। आधा घंटा पहले कोई, जैसे आप चाय कॉफ़ी या स्मोकिंग आपने नहीं करी हो, और अमूमन ये कहा गया है कि 6 से 9 बजे के बीच में आप रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप अपना पल्स रेट भी रिकॉर्ड करें, क्योंकि अगर पल्स रेट बढ़ी हुई है तो ज़्यादा चांस है कि आपके बीपी की जो रिकॉर्डिंग आ रही है वो सही रिकॉर्डिंग नहीं है। तो आम तौर पे कितनी बार ऐसा बहुत कॉमन है ये चीज़ कि मरीज़ जैसे हमारे पास आता है और वो घबराया हुआ रहता है, घबराने की वजह से उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, बीपी भी बढ़ जाता है। तो इसका इलाज ये नहीं है कि आप बीपी की दवा बढ़ा दें, इसका इलाज शायद ये है कि आप उसकी घबराहट को कम कर दें, बीपी अपने आप ठीक रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मैं कश्मीर से आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र ये 45 के करीब है। ठीक है जी। तो बचपन से ही, जब से मैंने जन्म लिया है, बचपन से मेरे छाती मतलब ये मौसम के हिसाब से खराब रहती है। अच्छा। क्योंकि कश्मीर का मौसम जो सर्द रहता है ज्यादा, तो जब मेरी छाती खराब हो जाती, पहले मतलब जब मैं 20-25 साल की उम्र का था, मैं डायरेक्ट मेरी छाती खराब हो जाती है। अब ये चेंज हो गई, जुकाम हो जाता है। पहले जुकाम हो जाता है, मतलब ये जो सामने जो सर का माथा है, इसमें जो मैं महसूस करता हूँ कि नज़ला इसमें जमा है। फिर अंदर से ही मतलब ये गले तक पहुँचता है, मतलब वो मतलब कड़वा सा लगता है गला। ठीक है, तो दवाई मतलब मार्केट में जितना भी एंटीबायोटिक आया, 500 mg 250 mg बहुत खाया आज तक और खाता रहता हूँ। तो मतलब बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया यहाँ कश्मीर में, तो अपने हिसाब से उस मौके पे ये दवाई देता है, बस 2-4 दिन फर्क हो जाते, फिर आ जाता है। ये हर साल 2 बार 3 बार जी ये छाती अटैक हो जाता है। जी, ठीक है। वैसे आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट और हम हार्ट पेशेंट्स की हार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें कोई सजेशन देखिए, जैसे आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ। ज़्यादा लंग्स की प्रॉब्लम है या फिर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होगी। और एक और चीज़ जैसे बता रहे हैं, शायद लगता है कि जिसे कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप भी है शायद इनको। तो जो भी है, आप एक अच्छे रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले से या फिर जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं उनको दिखाएं, वो मोस्ट प्रोबेबली इसका ट्रीटमेंट ठीक कर देंगे, आप ठीक रहेंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी। जी, बताएं। मैं सहारनपुर से रशीदा बोल रही हूँ। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र है 50 ईयर। जी, तो मेरा बीपी जो है बड़ा रहता है, बीपी और कभी कभी घट भी जाता है, लेकिन बड़ा रहता है। मैं डेली बीपी की गोली लेती हूँ, 20 mg की। जी, 20 mg की लेती हूँ। तो ये मुझे मतलब सारी उम्र लेती रहनी पड़ेगी क्या? जी, असल में ये जो इनका सवाल है ये बहुत सारे लोगों का होता है जो बीपी की गोलियां लेते हैं। क्या वो हमेशा उसको ले सकते हैं या कभी ऐसा होगा कि वो दवाइयां बंद भी हो जाएं? देखिए, आमतौर पे अगर ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हुई है तो फिर वो चलती रहती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर किसी वजह से बढ़ गया है और दवा लेने से वो कम हो रहा है। तो आप दवा ख़त्म करेंगे, ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। अब ये ज़रूर हो सकता है कि वो क्योंकि दवा का असर 3-4 दिन तक या 5 दिन तक रह सकता है, तो आपको ये ज़रूर हो सकता है कि आज मैंने दवा बंद करी लेकिन ब्लड प्रेशर तो ठीक है मेरा, लेकिन 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आप देखेंगे फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए दवा अगर एक बार शुरू होती है आपको खाना चाहिए और खाते रहना चाहिए, अपने आप से बंद नहीं करना चाहिए। जी, अच्छा, ये जो हार्ट पेशेंट्स हैं इनको क्या परहेज़ रखना चाहिए खासकर इस मौसम में?
देखिए सर्दियों में आपको परहेज़, सबसे बड़ा परहेज़ यही है कि आप अपने आप को वार्म रखें ना, जो भी कपड़े पहने ऐसा नहीं हो कि ठंड आपको लगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो एकदम से ना स्टार्ट करें, पहले वार्म अप करें और फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसको बिल्ड करें, एकदम से बहुत हैवी एक्सरसाइज पे ना चले जाएं। मेन चीज़ जो यही दोनों का आपको ख्याल रखना है, आप अपने आप को गर्म रखें, गर्म कपड़े पहने, और एक्सरसाइज वगैरह जो भी कर रहे हैं वो ग्रेजुअली बिल्ड करें। हैवी एक्सरसाइज ऑल ऑफ ए सडन ना करें, क्योंकि बॉडी भी आपका थोड़ा सा स्ट्रेस में रहती है सर्दियों में, और आप उसके ऊपर हैवी एक्सरसाइज एकदम से स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी अच्छा, ऐसे मरीजों के लिए रूटीन चेकअप कितना ज़रूरी है, खासकर इस मौसम में? देखिए मौसम के हिसाब से कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, गाइडलाइन नहीं है कि आपको सर्दियों में ये इन्वेस्टिगेशन करा लेना है या इसको करा लेना है। जैसे रूटीन इन्वेस्टिगेशन आपके चल रहे हैं, आपको रूटीन में कराना है। अच्छा। और उसी के इन्वेस्टिगेशन को फॉलो अप करना है कि अगर कोई रिपोर्ट गड़बड़ आई है तो जो बताया गया उसको फॉलो करते रहना है। जी डॉक्टर आरिफ वहाब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तरन्नुम। तो नाजरीन फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। आदाब।